परीक्षा की ओर सीरीज में ये अगला वीडियो है और इसमें आज हम दोहराएंगे कक्षा 10 की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। उत्तराखंड के कसौनी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत जी अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। उनकी कविताओं का मुख्य विषय प्रकृति चित्रण ही रहा है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ होता है प्रकृति को उन्होंने मानव के रूप में चित्रित किया है। जैसे कि आप कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पर्वत को उन्होंने मानव के समान दर्शाया है। तो उनकी कल्पनाओं से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जैसे स्वयं पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच गए हों। इस कविता में पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन है। वर्षा ऋतु में प्रकृति की छटा निराली हो जाती है, अलग ही रूप प्रकृति का देखने को मिलता है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो कवि जो हैं कविता में पावस ऋतु क्या होती है? पावस वर्षा ऋतु को ही कहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन है, पर्वत प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश का, पर्वतीय क्षेत्र का सौंदर्य जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से इंसान, मनुष्य पल पल वस्त्रों को बदलता है, मनुष्य नित्य वस्त्रों को बदलता है। तो कभी कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति हर क्षण अपना वेश बदल रही है। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाते हैं। तो कभी को ऐसा लगता है कि प्रकृति का वेश, प्रकृति का रूप हर क्षण बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, इसमें मेखला जो होती है, मेखला किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि विवाह आदि में जो औरतें हैं वो अपनी कमर में एक करधनी नाम का एक आभूषण धारण करती है। कमर में एक बेल्ट सी जो पहनते हैं जिसको करधनी कहते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मेखला के आकार की हैं। यानी कि जो पर्वत की ढलान है वो ऐसा घेरा सा जो बन रहा है वो कवि को मेखला के आकार का लग रहा है, करधनी के आकार का प्रतीत हो रहा है। और कवि कह रहे हैं कि वो पर्वत अपने सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, दृग, दृग मतलब होता है नेत्र, सुमन फाड़, सुमन होता है फूलों को कहते हैं, पुष्पों को कहते हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि पर्वत जो है अपने हजारों फूलों रूपी, जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, पुष्प रूपी अपने हजारों नेत्रों को ऐसे फाड़ फाड़ कर बड़े बड़े नेत्रों से क्या देख रहा है? अवलोक रहा है। अवलोक करना मतलब देख रहा है। क्या बार बार देख रहा है? जैसे हम लोग शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं बार बार कि हम कैसे लग रहे हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीचे जल में निज महाकार, कि पर्वत के नीचे, आपने देखा होगा पर्वत होते हैं, नीचे जल होता है, कोई सरोवर या तालाब होता है। तो कवि को जो नीचे जल है, जो तालाब है, उसमें कवि को ऐसे लग रहा है कि वो पर्वत का दर्पण है। दर्पण मतलब शीशा। तो कवि को वो शीशे जैसा प्रतीत हो रहा है पर्वत का। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो पर्वत अपना विशाल आकार उस दर्पण में निहार रहा है, अवलोक रहा है मतलब देख रहा है अपना विशाल आकार को। महाकार मतलब इतना बड़ा पर्वत का जो आकार होता है उसे वो देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। चरणों में मतलब यानी कि पर्वत की जो नीचे जो धरातल है, पर्वत का जो नीचे की हिस्सा है, वहाँ पे जो ताल है, जो तालाब है, वो कवि को दर्पण जैसा लग रहा है, शीशे के समान प्रतीत हो रहा है। ये इस व्याख्या के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं।
अगले पद की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको चित्र में झरने का चित्र दिखाई दे रहा है, तो अगला पद भी इसी से संबंधित। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर यानी कि निर्झर बोलते हैं झरनों को। तो कवि को जो बहते हुए झरने, जैसे अभी आपको मैंने पीछे चित्र दिखाया था, तो बहते हुए जो पर्वतों से गिरते हुए झरने हैं, तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो झरने जो बह रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो गिरते हुए झरने, वो बहते हुए झरने, गिरी का मतलब होता है पर्वत। ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत के गौरव, गौरव मतलब उसकी बढ़ाई का, उसकी महिमा का, उसके यश का गान कर रहे हों, उसका यशोगान कर रहे हों, उसके बड़े ही गर्व के साथ उसकी बढ़ाई कर रहे हों, उसकी महिमा का गान कर रहे हों। मद में नस नस उत्तेजित कर, उनकी आवाज़ जो है वो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे नस नस में उसकी उत्तेजना का संचार कर रही है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो कवि को ऐसा लगता है कि जो झरने बह रहे हैं, आपने देखा होगा जब झरने गिरते हैं तो नीचे झाग सा फेना सा बनता है, तो वो झाग सी जो गिरते हुए बन रही है, वो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की सुंदर लड़ियां हों। जैसे गले में हम मोतियों की माला पहनते हैं, तो उस तरह से कवि को प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो मोतियों की सुंदर लड़ियां हों। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर। गिरिवर यानी कि पर्वत, उर बोलते हैं हृदय को। तो कवि को लग रहा है कि जैसे जो बड़े बड़े वृक्ष आपने देखा होगा, बड़े बड़े वृक्ष ऐसे लंबे लंबे खड़े होते हैं पर्वतों के ऊपर। आप जब घूमने जाते हैं आपने देखे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो जो लंबे लंबे वृक्ष खड़े हैं, जो पेड़ खड़े हैं, तरुवर मतलब पेड़, वृक्ष। तो कवि को ऐसा लग रहा है जो लंबे लंबे जो वृक्ष ऊपर खड़े हैं, वो पर्वत के हृदय से उठने वाली उच्चाकांक्षाएं, उच्चाकांक्षाएं मतलब महत्वाकांक्षाएं, जो एम्बिशंस हमारे अंदर होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ पाने की जो हमारी आकांक्षा होती है। तो कवि को लगता है जैसे ये पर्वत के हृदय की उच्चाकांक्षाएं हैं, उसकी महत्वाकांक्षा है, बहुत कुछ पाने की जो इच्छा है, वो इन बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्षों से दिखाई दे रही है। और वो वृक्ष क्या कर रहे हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव, नीरव का मतलब है बिना आवाज के, शांत। नभ मतलब आकाश, जो आकाश जो पूरा शांत है, उसकी तरफ वो झांक रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं। कैसे, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष मतलब बिना पलक झपके, अटल बिल्कुल एक टक होके देख रहे हैं बिना पलक झपके, कुछ चिंता पर। कुछ चिंता पर मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पाने की उन्हें चिंता है, ऊंचा उठने की जो उनकी उच्चाकांक्षा है, ऊंचा उठने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है, मानव के हृदय की जो महत्वाकांक्षा है जैसे हमारे हृदय में होती हैं, ऐसे ही वो कवि ने यहाँ पे पर्वतों के हृदय की उच्चाकांक्षाओं को दर्शाते हुए जो ये वृक्ष है वो बताए हैं। तो इस पद की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी व्याख्या से संबंधित, जिनको आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे पद को। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। तो आपने देखा होगा जैसे मूसलाधार वर्षा अगर पर्वतों पर होती, मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज वर्षा, जब पर्वतों पर होती है तो आप देखते हो एकदम ऐसे अंधेरा सा छा जाता है, कुहासा सा छा जाता है, कोहरा सा छा जाता है। तो कवि को जब ऐसा लग रहा है काले काले बादल छा गए हैं, बिल्कुल अंधेरा सा जैसे लग रहा है, तो उससे क्या होता है कि जब ऐसा वातावरण हो जाता है तो पर्वत श्रृंखलाएं हमें, कई बार हमें होता है ना बादल से छा जाते हैं, हमें स्पष्ट पीछे का दिखाई नहीं देती हैं पर्वत श्रृंखलाएं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर यानी कि पर्वत। तो कवि को लग रहा है कि जैसे मानो जो पर्वत थे वो अचानक से कहीं उड़कर चले गए हों। क्यों उड़ गए हैं, क्योंकि उसके आगे बादल आ गए हैं। फड़का अपार पारद के पर, जैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं, तो ये
पर्वत जो हैं वो किसके पर लगाकर उड़ गए हैं? पारद यानी कि पारे की। पारा आप देखते हो ना, थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, तो थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है उसको वो आपने देखा होगा, बड़ा चमकीला सा होता है। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो पर्वत है वो पारे के जैसे उज्जवल और चमकीले पर पंखों को लगाकर उड़ गया है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष रह गए, रव मतलब आवाज। अब खाली किसकी ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ रही, किसकी आवाज सुनाई पड़ रही है? निर्झर की। निर्झर यानी कि झरनों के गिरने की जो आवाज है, एकदम शांत वातावरण हो गया है और बस आवाज किसकी सुनाई पड़ रही है? झरनों के गिरने की। और कवि को अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब मूसलाधार वर्षा हो रही है यानी कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, बूंदें बड़ी तेजी से धरती पर गिर रही हैं, तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो बूंदें आकाश जो है वो बूंदें नहीं बल्कि आकाश द्वारा फेंके गए बाण हो। तो बूंदों के बाण जो हैं वो धरती पर प्रहार कर रहे हों। अंबर यानी कि आकाश, आकाश जो है वो बूंदों के बाणों से धरती पर प्रहार कर रहा हो। टूट पड़ना एक मुहावरा होता है, यानी कि उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया है, कवि को ऐसा प्रतीत होता है। ये तीसरे पद की व्याख्या के बिंदु हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हो। अब हम अगला पद देख लेते हैं। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब पर्वत प्रदेश में बहुत तेज वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऊपर से आकाश से बूंदों के बाण बरसाए जा रहे हैं धरती पर। तो उन बाणों के प्रहार से डरकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो साल के वृक्ष हैं, आपने देखे होंगे पर्वतों पर लंबे लंबे जो वृक्ष खड़े होते हैं उन्हें साल के वृक्ष होते हैं, और कवि को ऐसा लग रहा है कि वो साल के वृक्ष उनसे डर कर धरती में धस गए हों, उन बाणों से डर कर छुप गए हों, धस गए हों, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। अब वो वृक्ष भी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि पर्वत नहीं दिखाई दे रहे थे तो कवि को लग रहा था वो पारे के पंख लगाकर कहीं उड़ गए हैं, तो ऐसे ही कवि को ये प्रतीत हो रहा है कि बूंदों के बाणों से डरकर साल के वृक्ष नीचे धरती में धस गए हैं। और जो नीचे आपको पहले बताया था कि पर्वत के नीचे जो तालाब है, कवि को ताल, ताल का मतलब जो तालाब है, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसमें आग लग गई, यानी कि उसमें कोई आग नहीं लगी। वर्षा होने से जो कुहासा, जो कोहरा हो गया है, उससे जो धुआं उठ रहा है, जैसे आग जलने से धुआं उठता है, तो कवि को वो धुआं उन्हें आग की तरह से, आग का धुआं प्रतीत हो रहा है। तो कवि को ऐसा लग रहा है आग लग गई है और वो धुआं उठ रहा है, जबकि वो कोहरे का धुआं है। यूं जलदयान, जलदयान मतलब बादलों के विमान में, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंद्रदेव जैसे बादलों के यान में घूम घूम कर कोई जादू का खेल खेल रहे हो, कुछ जादू की छड़ी से घुमाकर अलग अलग तरह जादू कर रहे हैं। कभी प्रकृति कैसा वेश धारण कर लेती है, कभी धूप खिल जाती है, कभी हजारों वृक्ष अपना सुंदर रूप, विशाल रूप देखते हैं आईने में, और कभी अचानक से काले बादल आ जाते। तो पल पल प्रकृति अपने वेश बदल रही है। बहुत ही मनोहारी सजीव चित्रण कवि ने इस कविता में प्रकृति का किया है। तो मुझे आशा है आपको यह कविता समझ आ गई होगी। और नीचे अब ये इस पद की व्याख्या के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी आपकी कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बच्चों, मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।